Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important current affairs which are going to help you in your preparation of various competitive examination. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और ये सभी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी आया हुआ है, दैट इज रिगार्डिंग दी यूएस टैरिफ ऑन इंडिया कट टू 18% सेज मोदी ट्रम्प। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट सोर्सेज से पता चला है एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने खुद अनाउंस किया है कि जो टैरिफ यूएसए की तरफ से लगाए गए थे, जो कि लगभग 50% तक जा चुके थे ऑन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो अब उनके ऊपर जो टैरिफ है वो कट डाउन कर दिया गया है 18% तक। और ये कंफर्म हो चुका है। अब जो भी डील होनी है आगे जाके यूएसए और इंडिया के बीच में, उसके लिए भी दोनों ही कंट्रीज की तरफ से एक अग्रीमेंट होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली एक मदर ऑफ ऑल दी डील्स हमने साइन करी है ईयू के साथ, एंड उसके साथ साथ एक नया हमने जो पड़ाव है अपनी डिप्लोमेसी में वो क्रॉस कर लिया है विद द हेल्प ऑफ दिस डील, विद द हेल्प ऑफ दिस अनाउंसमेंट। आइए शुरू करते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ टैरिफ टेंशन, यू नो दैट पिछले पूरे साल इसी बात की टेंशन रही है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एक्सपोर्टर्स हो या इन जनरल पब्लिक हो, कि यूएसए ने इतने ज्यादा टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं तो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट को नुकसान होगा, उनके एक्सपोर्ट्स को नुकसान होगा। तो इसीलिए इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अग्रीड ऑन अ ट्रेड अंडरस्टैंडिंग। अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हुई है, अभी सिर्फ बातचीत हुई है, डील के ऊपर भी बातचीत हुई है जो कि आगे साइन होने की संभावनाएं हैं। Following a phone call between PM Narendra Modi and US President Donald Trump, right? The US announced it will reduce tariffs on the Indian goods to 18% from a much higher rate that was about 50% after punitive measures. अब punitive measures किस चीज की बात कर रहे हैं? हमेशा से ही यूएसए को प्रॉब्लम रही है कि इंडिया का जो इंपोर्ट है रशियन ऑयल का, वो उसको पसंद नहीं है। दैट जो रशिया का जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनका ये कहना था। अब उसमें कितनी सच्चाइयां हैं कितनी नहीं है ये सारी डिप्लोमेटिक बातें हैं, ना हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहा यही जा रहा था कि ये रशिया से जो इंडिया ऑयल बाय करता है उसकी वजह से जो यूक्रेन रशिया वॉर है उसको फंडिंग मिलती है, सो हमें ये जो रशियन ऑयल है इसको खरीदना बंद करना चाहिए। तो अब लेकिन इंडिया की तरफ से ऐसा कोई यहाँ पर सेटअप जो आपका प्रॉमिस देखने को नहीं मिला। फाइनली ट्रंप को ही झुकना पड़ा, फाइनली यूएसए को ही झुकना पड़ा, एंड दे हैव अग्रीड कि 50% नहीं 18% तक ही हम आपका क्या रखेंगे, टैरिफ रखेंगे। वेरी नाइस। देन इसके बाद हमें आगे देखने को मिल रहा है व्हाई वाज दिस सिग्निफिकेंट। एज ऑल ऑफ यू नो 2025 में 25% था परचेज ऑफ रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर, हमारे ऊपर सवाल उठाया गया था और उसके ऊपर बोला भी गया था कि ना करें, अदरवाइज तो हम 50% से भी ज्यादा आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। लेकिन the new deal rolls back this punitive tariff and brings the net tariff down to 18%, easing the pressure on Indian exporters and marking thaw in the bilateral relations. थॉइंग ऑफ द आइस होती है, थॉइंग ऑफ द परमाफ्रोस्ट होती है। परमाफ्रोस्ट मतलब ऐसे बिल्कुल जमी हुई। तो ये माना जा रहा था कि अभी तक जो रिलेशंस हैं इंडिया और यूएसए के बीच में वो जम गए हैं बर्फ की तरह। अब यहाँ पर इस बातचीत के थ्रू हमें देखने को मिलेगा कि ये थोड़ी सी जो इनके बीच में जो गहमा गहमी थी, या फिर हम ये कहें जो बर्फ जमे कोल्ड जो रिलेशन हो चुके थे बायलिटरल रिलेशन ऑफ इंडिया एंड यूएसए, उनमें थॉइंग हमें देखने को मिलेगी, थोड़ी सी बर्फ पिघलती हुई दिख रही है इसके साथ साथ। और ये जो सारे एक्सप्रेशन है ना, ये थो इन दी बायलिटरल रिलेशंस, ये सारे हम न्यूज़पेपर से ही उठा रहे हैं। तो ये जितने भी एक्सप्रेशन हैं ये आपको हेल्प करते हैं। इसी तरीके से एग्जाम में आपको हेल्प मिलती है न्यूज़पेपर रीडिंग से, और कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प मिलती है इनफैक्ट। तो यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन है ये डायरेक्टली आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, राइट? इट विल गिव अ वेरी वेरी गुड एक्सप्रेशन, गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर कि यस पढ़ा लिखा बच्चा है, पढ़ के आया है, न्यूज़पेपर्स की जानकारी भी है, राइट? चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एनर्जी एंड परचेजेस पर किस तरीके से उन्होंने क्या बातचीत करी है। तो ट्रम्प क्लेम्ड इंडिया अग्रीड टू होल्ड बाइंग रशियन ऑयल एंड टू बाय मोर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पोटेंशियली वेनेजुएला एज वेल। यहाँ पर ये ट्रम्प की तरफ से क्लेम आया है। यहाँ पर इन बातों पर अभी इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें नहीं देखने को मिले हैं। जैसे ही फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो आंसर कर देगी, उसके ऊपर न्यूज़पेपर में आर्टिकल आएगा तो हम यहाँ पर भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल की तरफ से ये सिर्फ यूएसए का क्लेम है कि इंडिया ने बोल दिया आई एम सॉरी, इंडिया ने बोल दिया है कि हाँ ठीक है, हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे और ज्यादा से ज्यादा ऑयल खरीदेंगे यूएसए से और वेनेजुएला से। लेकिन हमारी तरफ से भी ऐसा कोई जवाब आया नहीं है। साथ में ट्रम्प ऑल्सो स्टेटेड इंडिया वुड इंक्रीज द परचेज ऑफ यूएस गुड्स, की इंडिया की तरफ से भी परचेजेस बढ़ेंगे लगभग $500 बिलियन के। एनर्जी में है, टेक्नोलॉजी में है, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, इन सब में। ये
क्लेम है यूएसए की तरफ से, लेकिन इंडिया की तरफ से भी कोई ऐसा क्लेम नहीं आया है। इंडिया की जो मार्केट है उसके ऊपर क्या रिएक्शन आएगा? रूपी स्ट्रेंथेंड। आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं, जैसे ही जो डील्स होती हैं, जो इंडिया के फेवर में होती हैं, उससे इंडियन रूपी को स्ट्रेंथ मिलती है, स्ट्रांग होता है, एंड स्टॉक इंडाइसेस सर्ज्ड ऑन रिलीफ। तो अब जो इंडेक्सेस जो हैं, जो स्टॉक में जो राइज एंड फॉल हमें देखने को मिल रहा था, शार्प राइज देखने को मिल रहा था, उसमें भी हमें थोड़ा सा टाइम बीइंग के लिए रिलीफ देखने को मिल सकता है। देन उसके बाद डोमेस्टिक एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेज, ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये जो हमारा मिशन है मेक इन इंडिया, इसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलना है। एंड अपोजिशन के जो व्यू पॉइंट्स है वो यहाँ पर कुछ कुछ इस डील के बारे में एप्रीहेंशन है, कुछ ने ये सराहा है, कुछ ने इसको यही बोला है कि यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स को डील के, राइट। अभी इसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस हम तभी देखेंगे जब कोई डील साइन हो जाए। अभी ये सिर्फ और सिर्फ हम न्यूज़पेपर जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि कोई भी जो हैपनिंग है, जो इंटरनेशनल या नेशनल जो करंट इवेंट्स हैं, उनको हम जनरल डिस्कशन में यहाँ पर लेते हैं। इनमें से कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हो सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकते हैं जो आप अपने आंसर में यूज करेंगे, राइट। अपने आप में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि यूएसए की और इंडिया की फोन पे क्या बात हुई, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है और ना ही हमारे लिए रेलेवेंट है। लेकिन ये जो प्रोसेस है, किस तरीके से ये जो डील्स हैं, पहले टैरिफ क्यों बढ़ा, अब बीच में ऐसा क्या हुआ, एंड यूरोपियन यूनियन के साथ डील जो हुई है उसका क्या इम्पैक्ट होता है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, इंडिया की डिप्लोमेटिक पोजीशन क्या बनाई है ईयू के साथ जो हमारी डील हुई है। तो ये सारी चीजों के बाद ये आएगा और आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हो, ठीक है। व्हाई इट मैटर्स, इंडिया के लिए मैटर क्यों कर रहा है? ऑब्वियसली हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी नाइस, दे आर गोइंग टू बी रिकैलिब्रेटेड। इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी में जो हमारी ट्रेड जो टैरिफ डिप्लोमेसी है वो स्ट्रांग हुई है, क्योंकि हम अब की बार झुके नहीं हैं, हमने गिवन नहीं किया है। ऑल दी जो डील्स रखी गई थी, ऑल जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई थी, हमने वो सारी नहीं मानी है। जियो इकोनॉमिक्स, लिंकेजेस ऑफ ट्रेड विद एनर्जी सोर्सिंग, रशिया एंड यूएसए एंड जियो पॉलिटिकल सिग्नलिंग, यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा कि जो हमारी ट्रेड है वो जो रिसोर्स सोर्सिंग है वो हम कहाँ से करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक कोई जवाब आया नहीं है कि 100% क्या हमने हॉल्ट लगा दिया है रशिया के ऑयल पे, जो उनकी तरफ से क्लेम आया है, राइट। मार्केट्स एंड इकोनॉमी, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ने वाले हैं, इन्वेस्टर जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव होने वाला है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने वाली हैं। अभी तक जो एक डर बना हुआ था इन्वेस्टर्स के मन में कि इंडिया इज नॉट अ सेफ मार्केट टू इन्वेस्ट राइट नाउ, तो यहाँ पर इस अनाउंसमेंट की तरफ से हम ये देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जो इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स होने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी पॉजिटिव टुवर्ड्स इंडिया, एंड बायलैटरल ट्रेड फ्लो इज गोइंग टू डेफिनेटली इंक्रीज, राइट। दिस वाज ऑल द आर्टिकल अबाउट। तो अब हम अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल भी आप शायद से पहले से पढ़ चुके होंगे। ये यहाँ पे जो अभी नई जो मनरेगा को रिप्लेस करके नया जो एक एक्ट लेके आने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम नया जो मिशन लेके आ रहे हैं, दैट इज वीबी, जो आपका विकसित भारत, जी राम जी, जो हमारा नया मनरेगा को रिप्लेस करता हुआ एक स्टैट्यूट देखने को मिलेगा, एक लेजिस्लेशन देखने को मिलेगा। उसके ऊपर एक्टिविस्ट ने क्या क्वेश्चन मार्क उठाए हैं, और एक्टिविस्ट है जो सिविल सोसाइटी है, उसमें एक मेजर जिन्होंने मनरेगा को बनाने में एक चीफ आर्किटेक्ट का रोल निभाया है, उनकी तरफ से यहाँ पर कुछ कमेंट्स आए हैं, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। अब ये हमें हेल्प कैसे करने वाला है, ये हमें ये नहीं पूछेंगे कि एक्टिविस्ट का क्या से है क्या नहीं है, ये हमें ओवरऑल एक क्रिटिसिज्म दे रहा है कि अगर आपको क्रिटिसाइज करनी हो पॉलिसी गवर्नमेंट की, और अगर आपको बताना हो कि क्या प्रोसेस किस थ्रू हम यहाँ से आए हैं और ये क्यों प्रॉब्लमेटिक है, क्यों क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, तो हम पॉइंट्स कुछ दो तीन यहाँ से उठा सकते हैं, बस दैट्स इट, राइट। चलिए आगे चलते हैं, इस आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये पूरा आर्टिकल जानने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि जो वीबी जी राम जी हम डिस्कस करने वाले हैं ये है क्या। सिंपल तरीके से अगर हम इसको समझें, वीबी जी राम जी में हमें देखने को मिलता है कि ये अब 100 डेज नहीं 125 डे की रूरल एम्प्लॉयमेंट देने वाला है। एक तो ये गारंटी है यहाँ पर। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें तो इसमें डिफरेंस क्या आया है, अब यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ अनस्किल्ड लेबरर्स को नहीं एम्प्लॉयमेंट देने वाला है। पहले जो मनरेगा है उसका फोकस सिर्फ इस पे था कि जो रूरल जो लोग हैं, अनस्किल्ड लेबरर्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट 100 डे गारंटीड एम्प्लॉयमेंट की अगर डिमांड आ रही है कि काम चाहिए तो आपको देना पड़ेगा पर हाउस होल्ड, राइट। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि हम एम्प्लॉयमेंट तो दे ही रहे हैं, रोजगार तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ में अब जो फोकस है गवर्नमेंट का, जो फोकस है इस मिशन का, इस नए बिल का, इस नए एक्ट का, ये क्या रहने वाला है कि अब हम यहाँ पर लाइवलीहुड क्रिएट करेंगे, हम ऐसे एसेट्स क्रिएट करने पर फोकस करेंगे जिसकी वजह से एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड इन दी रूरल लाइफस्टाइल भी देखने को मिले।
not only providing the employment along with the livelihood creation, asset creation, infrastructure creation. दैट इज द मेजर डिफरेंस. फिर बाकी जो टेक्निकलिटीज हैं वो हम थ्रू आउट दिस आर्टिकल डिस्कस करते रहेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं वीबीजी राम जी है क्या. दिस इज विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन. राइट, देन इट इज अ प्रपोज्ड न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट प्लस लाइवलीहुड फ्रेमवर्क. ये लाइवलीहुड अगर आपको लिखने को आता है, अभी आपका पीसीएस का मेंस भी आने वाला है, एंड आई होप अब यूपीएससी मेंस भी लिखेंगे किसी दिन. आई होप आप एचसीएस मेंस भी लिख सकते हैं किसी दिन. कोई भी एग्जाम का अगर आप यहाँ पर रिटन एग्जाम दे रहे हैं और वहां पर आपसे पूछ लिया जाता है इसके बारे में, तो आपको ये, अगर आपने वीबी जो जी राम जी है इसमें अगर आपने लाइवलीहुड फ्रेमवर्क नहीं मेंशन किया, आपने एसेट क्रिएशन नहीं मेंशन किया, अपनी रूरल लाइफस्टाइल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हेल्प करने की पॉइंट को नहीं लिखा, तो मार्क्स डेफिनेटली कट सकते हैं, क्योंकि यही तो मेजर डिफरेंस है. अदरवाइज तो वो भी तो कर रहा था, मनरेगा भी तो कर ही रहा था यही चीज. ठीक है, आइए. फर्स्ट रिफ्लेक्टेड नॉट थ्रू अ डिटेल्ड एक्ट बट थ्रू दी बजट एलोकेशंस. अब यहाँ पर बजट में हमें डिस्कस करने को मिलेगा. व्हाई डिड द गवर्नमेंट प्रपोज वीबीजी राम जी, यहाँ पर क्यों किया है, यही जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, यही चीजें बताई हुई हैं कि फ्रॉम वेज एम्प्लॉयमेंट टू लाइवलीहुड क्रिएशन, मनरेगा फोकसेस मेनली ऑन अनस्किल्ड मैनुअल वर्क. वीबीजी राम जी क्लेम्स टू कंबाइन, रोजगार तो है ही, साथ में आजीविका. आजीविका क्या होती है, लाइवलीहुड, जो आपका लाइफ है, जो आप कैसे जी रहे हैं. तो लाइवलीहुड सपोर्ट एसेट क्रिएशन. अब ये भी देखेंगे एसेट क्रिएशन कौन से, ठीक है, कौन कौन से पिलर्स है, कौन कौन से स्फीयर्स हैं. पहले की फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं. एम्प्लॉयमेंट गारंटी, मैंने बताया आपको, ये अब ये 125 दिन का देगा. वो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, ये 125 डेज पर रूरल हाउस होल्ड की गारंटी दे रहा है. फंडिंग पैटर्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फंडिंग पैटर्न अब तक क्या था कि इससे पहले जो मनरेगा था उसमें जो वेजेस का जो पैसा था वो तो 100% सरकार दे रही थी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी. और बाकी का जो पैसा था, जैसे मटेरियल कॉस्ट है, उसमें यहाँ पर हमें 75:25 या 90:10 या 100% देखने को मिल रहा था. डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स की, हिली एरियाज है, नॉर्थ ईस्ट है, यूटीज है, अगर नॉर्मल कोई स्टेट है, जनरल स्टेट्स हैं, तो वहां पे 75:25, 75% जो देगा वो सेंटर देगा और 25% जो दे रहा था वो स्टेट गवर्नमेंट दे रहा था, लेकिन वेजेस में नहीं था. अब लेकिन चेंज क्या कर दिया है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना भी बजट होगा टोटल ही बजट में आपको यहाँ पर 60-40 का रेशियो देखने को मिलेगा कि 60% सेंटर देगा, 40%, चाहे वो अब वेजेस हो, चाहे अब वो आपके मटेरियल कॉस्ट हो. ये चेंज देखने को मिला है. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे 90-10 फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स एंड 100% फॉर द यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर्स. फिर 60-day नो वर्क विंडो. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक विंडो दे रहा है वर्कर्स के लिए. क्योंकि ये क्वेश्चन किया जा रहा था कि 125 डे का अगर है और ये किस टाइम पे, बिकॉज मनरेगा के कुछ ड्रॉबैक्स है, उन्हीं के ऊपर तो ये नया बनाया होगा. तो वहां पर ये देखने को मिलता था कि अगर यहाँ जो पीक हार्वेस्ट सीजन है, क्रॉपिंग सीजन है, सोइंग सीजन है, उसके टाइम पे अगर मनरेगा का जो काम है वो चल रहा है, तो बहुत सारा जो लेबर की जो अवेलेबिलिटी थी फार्मर्स के लिए वो कम हो जाती थी. लेकिन यहाँ पर अब ये फार्मर्स के लिए, इनफैक्ट लेबरर्स के लिए भी, क्योंकि खुद खुद के अगर काम कर रहा है तो वहां पर उनको वो अपना टाइम निकालना पड़ता था, फिर उसके बाद वहां पर काम नहीं रहेगा. तो ये 60-day नो वर्क विंडो यहाँ पर रखी जाएगी जब पीक सीजन होगा एग्रीकल्चर का, तो फार्मर्स लेबरर्स दोनों को ही फायदा है. दूसरा, वीकली फोर्टनाइटली वेज पेमेंट, कहते हैं कि जैसे ही काम हो जाता है उसके एक हफ्ते में, या आपको फोर्टनाइटली मतलब 15 दिन के अंदर तो आपको मैक्सिमम पेमेंट करनी ही पड़ेगी. फोकस एरियाज क्या रहेंगे, रूरल एसेट्स, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन. जो लाइवलीहुड है गांव की, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे ना रहे, वो डाइवर्सिफाइड रहे, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट यहाँ पर किया जाएगा. ये डिस्कस करेंगे हम, डोंट वरी. और ये जो आपकी जो नया बीबीजी राम जी है, ये 2047 के जो मिशन है उसके साथ बहुत अच्छे से अलाइन होता है. अब यहाँ पर आप देखिए, ये डायरेक्टली आपका पीआईबी से ही हमने उठाया है. ऐसे जो ये फ्लो चार्ट है, दिस इज द एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल है. आपसे आप कभी क्वेश्चन करते होंगे फ्लो चार्ट कैसे बनाए, क्या बनाए. सिंपल, जो गवर्नमेंट सोर्सेज हैं, पीआईबी है, उस पर बहुत अच्छे तरीके से जब भी कोई चीज एक्सप्लेन करी जाती है उसमें फ्लो चार्ट्स का यूज करा जाता है. अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फ्लो चार्ट कहाँ है, तो बीच में एक गोला बनाया, 4 यहाँ पर तीर निकाल दी, बन गया फ्लो चार्ट हमारा. राइट, तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है, बिल्डिंग ऑफ अ विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक. ये जो इसके अंदर लिखा है ये हम अगली स्लाइड में देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको इस तरीके से दिखाना है, जस्ट इन केस अगर आपको इसके ऊपर लिखने के लिए आ जाए. तो यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी, लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा,
कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशल वर्क्स हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर है कि वाटर सिक्योरिटी कैसे इंश्योर कर रहे हो आप, कैनाल्स, रिजर्वायर्स, चेक डैम्स, पोन्ड रेनोवेशन, एफोरेस्टेशन, इसमें भी काम लगता है, पोन्ड ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, लेबर चाहिए उसके लिए, तो इसमें भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। रूरल जैसे अब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, रूरल रोड्स बनाए जाएंगे, राइट, ग्राम पंचायत भवन बनाए जाएंगे, आंगनबाड़ी सेंटर्स बनाए जाएंगे, सोलर वेस्ट मैनेजमेंट एसेट्स बनाए जाएंगे, साइक्लोन शेल्टर, जब अगर कोई डिजास्टर आ जाता है उसके लिए शेल्टर्स बनाए जाने चाहिए, एम्बैंकमेंट्स, फॉरेस्ट फायर्स मैनेजमेंट वर्क्स, एंड देन रूरल हार्ट्स बनाए जाएंगे, फूड ग्रेन स्टोरेजेस बनाई जाएंगी, सेल्फ हेल्प गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क्स करे जाएंगे, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे हम लाइफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड को प्रमोट कर रहे हैं वाया दी वीबीजी राम जी, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चारों चीजें, ये तो बस एग्जांपल्स हो गए, मेन पिलर्स आपके यही हैं कि वाटर रिलेटेड वर्क होगा, वाटर सिक्योरिटी दे रहे हैं, लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या कि सेल्फ हेल्प गवर्नमेंट आ गया यहाँ पे, रूरल हार्ट आ गए, उनसे रिलेटेड कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल का क्या हो सकता है, एक तो सड़क ही बना दो आप लोग, है ना, सड़क बनाना है, साथ में आंगनबाड़ी सेंटर्स है, वेस्ट मैनेजमेंट है, और डिजास्टर से रिलेटेड कि आप कैसे यहाँ पे शेल्टर्स वगैरह बना सकते हैं, एम्बैंकमेंट्स बना सकते हैं, राइट। तो अपने आप में ये फुलफिल्ड एक सोर्स है, गवर्नमेंट सोर्सेज जो होते हैं आपके लिए, कि किस तरीके से आप यहाँ पर इसको पूरा आंसर अपना लिख सकते हैं। देन उसके बाद है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 एट अ ग्लांस। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि क्या क्या इसमें प्रोवाइड किया जाता है। जस्ट अ सेकेंड, ओके, हम देख लेते हैं एक बार। तो रिप्लेसेस मनरेगा डेफिनेटली, मॉडर्न रूरल एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क अलाइंड विद विकसित भारत, ये हम देख चुके हैं। ये बस मैं आपको ये अश्योरिटी दिला रही हूँ कि ये गवर्नमेंट सोर्सेज से ही हम पढ़ रहे हैं, आपको ये ना लगे कि ये जो बातें हैं ऊपरी बातें हैं, हर एक पॉइंट यहीं से हम उठा रहे हैं। इनहैंसेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी, 125 डे ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट हम कर चुके हैं। फोकस्ड नेचर ऑफ वर्क, 4 प्रायोरिटी एरियाज रहेंगे, वाटर सिक्योरिटी रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, लाइवलीहुड रहेगा जिसमें रूरल हार्ट वगैरह हमने डिस्कस किया, एंड साथ में क्लाइमेट रेजिलियंस जिसमें हमने शेल्टर्स बनाए, एम्बैंकमेंट्स बनाने हैं, वो सब। लोकल प्लानिंग विद नेशनल इंटीग्रेशन, तो इसमें ग्राम पंचायत के प्लान को इंक्लूड किया जाएगा, लिंक किया जाएगा, एंड साथ में हम यहाँ पर कर रहे हैं सपोर्ट टू एग्रीकल्चर, वो 60 जो डेज की जो विंडो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है वो यहाँ पर एग्रीकल्चर को ही सपोर्ट करने के लिए है। देन प्रिडिक्टेबल फंडिंग फ्रेमवर्क, नॉर्मेटिव फंडिंग विद प्रोटेक्टेड एम्प्लॉयमेंट गारंटी, यहाँ पर ये हम फंडिंग में भी शिफ्ट कर रहे हैं। देन स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंसी एंड ओवरसाइट, एआई बेस्ड मॉनिटरिंग रहेगी। एआई बेस्ड मॉनिटरिंग मतलब कि अगर जो काम हो रहा है उसके ऊपर हम एआई बेस्ड मॉनिटरिंग रखेंगे, रियल टाइम डैशबोर्ड्स एंड मैंडेटरी सोशल ऑडिट्स, हर 6 महीने में ऑडिट होना लाजमी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है यहाँ पर कि ये काम सच में हो भी रहा है, ऑन ग्राउंड वो वर्क दिख रहा है, या सिर्फ ऐसे फोटो खींच खींच के फेक फोटोज आपने अपलोड कर दिए हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत ज्यादा ये प्रचलित हुई थी ये बातें कि जो हमारे जो डीएम्स हैं उन्होंने ऑन ग्राउंड वर्क तो किया नहीं है ना, वाटर जो हार्वेस्टिंग के लिए था, लेकिन फोटोज तो अपलोड ऐसे कर दिया, अगर हम रियल में वहां पर जाके देखें तो वो चीजें वहां पर है ही नहीं, और या फिर फेक हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अब मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्ट्रक्चर, शेयर्ड सेंटर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्वियसली वो 60-40 वाली बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं, 8 फीचर्स आपको खुद से गवर्नमेंट यहाँ पर दे रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हमें लिखना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर 3 की कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी तो दे रहे हैं 125 डे की, डेफिनेटली रूरल एसेट क्रिएशन कर रहे हैं, जो हमने अभी वाटर सिक्योरिटी देखा, क्लाइमेट रेजिलिएंट देखा, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी। देन अकाउंटेबिलिटी थ्रू प्लानिंग टेक्नोलॉजी, मॉनिटरिंग होगी, ऑडिटिंग होगी, एआई बेस्ड रहेगा, राइट। ये सारी चीजें हमें किसमें हेल्प कर रही हैं, उसकी मॉनिटरिंग में। तो ये 3 इसके पिलर्स रह जाएंगे। अब यहाँ पर आते हैं, अब आएंगे मुद्दे पर कि न्यूज़पेपर में ये जो क्रिटिसिज्म दिया गया है ये किस बेसिस पर दिया गया है। तो व्हाट डज द करंट बजट से, अभी फिलहाल यहाँ पर जो बजट है उसमें सिर्फ एक जिक्र किया कि इतना पैसा हम वीबीजी राम जी को दे रहे हैं, वीबीजी राम जी के लिए इतना पैसा यहाँ पर दिया जा रहा है। हमारे लिए ये आंकड़े, ये हमारे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, हमें नहीं याद करने हैं, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 95,000 करोड़ यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मनरेगा को 30,000 करोड़ है,
कंबाइंड अलोकेशन इतना है। गवर्नमेंट क्लेम दैट दिस इज अ 43% इंक्रीज ओवर द लास्ट ईयर रिवाइज मनरेगा एस्टिमेट, कि पिछली बार जो हमने मनरेगा को पैसा दिया था, अब उससे हमने 43% इंक्रीज किया है। ये गवर्नमेंट का क्लेम है। आएंगे डिस्कशन पर। ऑन पेपर इट लुक्स जेनरस, बट एक्टिविस्ट आर्ग्यू दैट दिस इज मिसलीडिंग। मिसलीडिंग कैसे, क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि दिस इज कंफ्यूजन अबाउट ट्रांजिशन फ्रॉम मनरेगा टू वीबीजी रामजी। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, कब हो रहा है ट्रांजिशन, रिपील हो रहा है, सबज्यूम होगा, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, या अब की बार जो ट्रांजिशन पीरियड में जो लैग आएगा उसमें क्या होगा, उसका पैसा कैसे दिया जाएगा, उन सब पे क्वेश्चन मार्क उठाया है एक्टिविस्ट ने। ओके, देखते हैं। एक्टिविस्ट आस्क बेसिक बट अनआंसर्ड क्वेश्चंस लाइक व्हेन विल मनरेगा ऑफिशियली एंड, मनरेगा एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, व्हेन विल वीबीजी रामजी स्टार्ट, नो टाइमलाइन, विल मनरेगा बी रिप्लेस थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के कोई एक्ट के थ्रू इसको स्पेसिफिकली रिप्लेस किया जाएगा, रिपील किया जाएगा, या स्टैट्यूट में एड ऑन किया जाएगा। व्हेन विल वीबीजी रामजी गाइडलाइंस बी नोटिफाइड, प्रॉपर जो गाइडलाइंस आती हैं वो कब नोटिफाई करी जाएंगी, एंड नन ऑफ दिस इज क्लैरिफाइड इन दी बजट, ना बजट में करा ना वैसे करा। देन 30,000 करोड़ की जो प्रॉब्लम भी है वो भी देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्टिविस्ट लाइक निखिल दे, जो कि हमने बात करी शुरू में भी, मनरेगा के चीफ आर्किटेक्ट में से एक थे। उन्होंने बोला कि पेंडिंग मनरेगा के जो ड्यूज हैं ऑलरेडी 15,000 करोड़ हैं, अभी जो पैसा भरना है, जो देना है लेबरर्स को, 15,000 करोड़ देना है। लाइकली एक्सपेंडिचर इन नेक्स्ट 2 मंथ्स, अगले 2 महीने में लगभग 15,000 करोड़ खर्च हो जाएंगे। ये तो हो गया पिछला देना है, ये होगा कि अगले 2 महीने जो भी मनरेगा का काम होगा उसमें, क्योंकि अभी तक बीबीजी राम जी की डेट नहीं आई है, तो अभी तो मनरेगा के अंडर ही चल रहा होगा काम। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले का 15,000 करोड़ चुकाना है, इस बार का भी चुकाना है, और आपने दिए ही 30,000 करोड़ हैं। तो अब यहाँ पर बोल रहे हैं एंटायर 30,000 करोड़ मे गेट एग्जॉस्टेड जस्ट टू क्लियर ओल्ड लाइबिलिटीज। इसका मतलब क्या है, नो रियल प्रोविजन फॉर द एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट ईयर अंडर मनरेगा। इसका मतलब गवर्नमेंट इज क्लियरली स्टेटिंग कि हमारे पास यहाँ पर अगले साल का कोई प्रोविजन है ही नहीं, अगले 2 महीने में सारा खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब जो बजट बाकी का है वो किसका है, वो बीबीजी राम जी का है, लेकिन उसकी भी टाइमलाइन नहीं पता है, तो बीच का जो टाइम पीरियड लैग है उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं दी गई बजट की स्पीच में, ये कहना है इन लोगों का। अगर आपके एग्जाम होने से पहले पहले अगर कोई यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आ जाती है, कोई गाइडलाइंस आ जाती है, नोटिफिकेशन आ जाती है, देन दिस विल बी इररिलेवेंट। आपके लिए रेलिवेंट सिर्फ और सिर्फ ये रह जाएगा कि बीबीजी राम जी क्या है, उसके सारे पिलर्स जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है। देन फंडिंग गैप इन दी 125 डे एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस, यहाँ पर फंडिंग गैप है, ये कह रहे हैं जितना पैसा आपने दिया है ना वो काफी नहीं है, आप क्लेम कर रहे हो बहुत ज्यादा पैसा दिया है, चाहिए उससे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये आपको काम नहीं आएगा इतना पैसा। व्हाट द बजट प्रोवाइड्स ओनली अबाउट 42% ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट, जो बाकी रह गया है उसका पैसा कहाँ से आएगा, दिस इज आस्क्ड। एट करंट फंडिंग वीबीजी रामजी में प्रोवाइड ओनली 50 to 55 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, की जितना पैसा तुम दे रहे हो अभी, जो आपने क्लेम किया है हम 95,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली दे रहे हैं, उसके हिसाब से तो आप 125 नहीं, आप 100 भी नहीं दे पाओगे, मनरेगा जितना भी नहीं दे पाओगे। आप ये बोल रहे हैं कि ये 50 से, मतलब आप नहीं, जो एक्टिविस्ट है वो बोल रहे हैं 50 से 55 दिन की ही आप एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर दे पाएंगे, फार बिलो द प्रॉमिस्ड 125 डेज। 125 दिन का तो देखो जी यहाँ पे काम चलने ही नहीं वाला है, राइट। फेडरलिज्म इशू क्या रहेगा, अब फेडरलिज्म का भी इशू आ जाएगा ना, क्यों, क्योंकि पहले तो पैसा देना नहीं पड़ रहा था वेजेस के लिए, 75-25 का फंडिंग था। अब यहाँ पर क्या कर दिया है कि जो 40% शेयर है वो स्टेट्स को देना पड़ेगा, तो उनके ऊपर एक एडेड बर्डन डाल दिया है। ये काम होना चाहिए था और अब तक जो चलता आया है ये सरकार का काम था, लेकिन अब उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं। 40% फंडिंग बाय द स्टेट्स, लेकिन नो स्टेट वाइड एलोकेशन अनाउंस, कि स्टेट वाइज एलोकेशन भी नहीं बताई है कि स्टेट को इतना देना इतना नहीं। सिंपल बात है कि गाइडलाइंस आई ही नहीं है, बताया ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं, बस आपने बजट में अनाउंस कर दिया, बजट में आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। देन नो क्लैरिटी ऑन कोस्ट शेयरिंग, कोस्ट शेयरिंग कैसे होगी, क्लैरिटी भी नहीं है, कोई टाइमलाइंस नहीं दी है। स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू कमिट मनी विदाउट नोइंग द लाइबिलिटीज, वीकनिंग द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हार्म कर सकता है। एंड पॉसिबल इंपैक्ट ऑन रूरल वर्कर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है, अनसर्टेनिटी हो जाएगी बहुत ज्यादा, जॉब है नहीं है नहीं पता, वेज की पेमेंट होगी, मान लो जॉब्स आ गई, मनरेगा के तहत ही आ गई, उन्होंने काम कर दिया, तो उसका पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मनरेगा का तो पैसा 30,000 करोड़ जो है वो खत्म हो जाएगा।
देन वर्क कॉन्टिन्यूटी, काम कंटिन्यू रहेगा या रुक जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा, जब तक वीपी जी राम जी की गाइडलाइंस आए तब तक वो काम रुका रहेगा या होगा, इसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इसकी वजह से क्या होगा, लीगल राइट टू एम्प्लॉयमेंट जो है, रूरल जो अनस्किल्ड लेबरर्स हैं, मैनुअल लेबरर्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, लीगल राइट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, एंड सोशल सिक्योरिटी जो हम बहुत दिल से चाहते हैं उसको इंश्योर करना, वो भी यहाँ पर हमें खत्म होते हुए दिख रही है। रूरल एम्प्लॉयमेंट इतनी क्यों हवाबाजी, इतनी क्यों इसकी हवा, इतना क्यों मैटर करता है, सारी सरकारें इसके ऊपर काम करने के लिए रेडी हो रखी हैं, राइट। तो अराउंड 45% ऑफ इंडियाज वर्क फोर्स डिपेंड्स ऑन द रूरल लाइवलीहुड, 45% इसमें एम्प्लॉयमेंट थी। रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट एज सोशल सेफ्टी नेट, ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पर अगर इकोनॉमी डेड नहीं करानी है, वहां पर पैसा भेजना है, मार्केट में डिमांड आपको क्रिएट रखनी है, तो डेफिनेटली वहां पर भी आपको एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। शॉक एब्जॉर्बर था ड्यूरिंग एग्रेरियन डिस्ट्रेस, अगर एग्रेरियन डिस्ट्रेस है, अच्छी फसल नहीं हुई या कोई आपदा आ गई है, कोई डिजास्टर आ गया है, तो उसकी वजह से शॉक एब्जॉर्बर भी एब्जॉर्बर की तरह भी ये एक्ट करता था। ये मैं आपको बता दूं, आपको लगेगा कि फिर 100 डेज ही बस, नहीं, 100 डेज मिनिमम गारंटी है, उसके बाद आप पूरा टाइम भी उसको काम करवाए रख सकते हो मैनुअल लेबरर्स को, गांव का काम भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, एंड साथ में ये भी हो रहा है। तो अब यहाँ पर 125 दिन है, एंड साथ में वो 60 दिन आपको नहीं भूलने हैं, तो लगभग लगभग 305 डेज में से आपको 125 डे की तो गारंटी है, उसके बाद आपको यहाँ पर होप सो आगे भी काम मिलता रहेगा। सिंस 2005 मनरेगा हैज बीन इंडियाज प्राइमरी रूरल जॉब गारंटी, डेफिनेटली इसकी वजह से हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर आपको हेल्प करेगा इंट्रोडक्शन लिखने में, याद हो सके बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे 1960s में हमारे लिए रूरल मैन पावर प्रोग्राम चलाया गया था, क्रैश स्कीम चलाई गई थी। 1980 से 90s में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम है, प्लान है, एंड रूरल जो एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्लान है, जो जवाहर रोजगार योजना हम पढ़ते हैं, वो चलाई गई थी। 1999 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इन फोर्स थी। देन महाराष्ट्र की अलग से एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है 1977 की, राइट टू वर्क को इंश्योर करने का। फाइनली 2005 से अब 2025 तक क्या चलता आया था, मनरेगा। लेकिन अब इसके बाद बीबी जी राम जी कब से शुरू हो रहा है, कब से नहीं, ये हम देखेंगे आगे आने वाले साल के टाइम में। लेकिन यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए ये लिखना कैसे है। 4 पॉइंट है, कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें यहाँ पर रूरल मैन पावर प्रोग्राम चलाना है, फिर जवाहर रोजगार योजना चलानी है, देन हमने ग्रामीण रोजगार योजना, एंड देन राइट टू वर्क, ये महाराष्ट्र वाला आप भूल भी सकते हो, इट्स कंप्लीटली फाइन, एंड देन उसके बाद मनरेगा लिख देना है। ये हो गया आपका सेफ साइड इंट्रोडक्शन प्रिपरेशन। मैं नहीं कहती कि सिर्फ यही लिखना है, बट अगर कुछ और नहीं ध्यान आ रहा है तो ये लिख दो कि हमेशा हमारी हिस्ट्री रही है, सिंस इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट्स हैव बीन वर्किंग ओवर द रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी थ्रू ऑल दीज, राइट। चलते हैं आगे। देन अब यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज की तरफ चल रहे हैं हम। 16th फाइनेंस कमीशन के ऊपर बात करेंगे, जो निटिग्रिटीज हैं इसके, निटक्रिट्स हैं, उसके ऊपर हम नहीं बात करेंगे। व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ओवर दिस, बिकॉज ये आपके इकोनॉमी की क्लासेस में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, बी अश्योर्ड ऑफ दैट। लेकिन इसके रिगार्डिंग जो हम जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें हमें क्या ध्यान देना है और हमें क्या याद आना चाहिए, ऑलरेडी पढ़े हुई चीजों से हल्का फुल्का क्या पता होना चाहिए, ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज जस्ट अ क्विक रिविजन, ठीक है। 16th फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें, जो अभी ये बजट आया है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया है दैट वी हैव एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशंस ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन, एंड यहाँ पर जो वर्टिकल शेयर ऑफ टैक्स डेवल्यूशन है वो 41% तक ही रहेगा, उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज वर्टिकल शेयर ऑफ द डेवल्यूशन, पता है हमें क्या होता है। वर्टिकल मतलब टॉप टू बॉटम जाएगा कुछ ना कुछ, हॉरिजॉन्टल होता है फैल जाना, ठीक है। अगर हम पानी डाल रहे हैं तो अगर हम वर्टिकल डाल रहे हैं तो यहाँ टॉप पे ग्लास है हमारे पास में, और जो पानी गिर रहा है वो कहाँ तक पहुंच रहा है, कितने नीचे लेवल तक पहुंच रहा है, हॉरिजॉन्टल की बस ग्लास जमीन पर ही था, ऑलरेडी पानी पहुंच चुका है, अब वो फर्श पे कितना फैल रहा है, राइट। तो अब अगर आपके दिमाग में कभी भी आए तो यहाँ पे सेंटर को बिठाना, सेंटर ने पहले तो पानी डाला है, नीचे स्टेट्स बैठी हैं, तो नीचे जो पानी गिर गया है वो स्टेट्स में कैसे कैसे फैलेगा, दैट इज द डेवल्यूशन ऑफ द टैक्स। सिंपल टर्म्स में समझाने वाली हूँ मैं, कोई इकोनॉमी की बहुत बड़ी आपको एक्सपर्ट नहीं बन के दिखा रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आए तो ऐसे समझ लेना चाहिए, बेसिक्स एग्जाम्पल से समझ लेना चाहिए, राइट। एक्सपर्ट्स आपके क्लासेस में ऑलरेडी आपको
वो बता ही रहे हैं कि किस तरीके से हमें याद करना है, राइट? तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशंस, two major components are there. How the money flows. Vertical devolution, the share of tax revenue collected by the center, जो टैक्स कलेक्ट किया है सेंटर ने, एंड दैट इज टू बी शेयर्ड विद द स्टेट्स को कैसे वो देना है। इन सिंपल टर्म्स ऑफ द टोटल डिविजिबल पूल ऑफ द सेंट्रल टैक्स 41% इज एलोकेटेड टू जो भी स्टेट्स हैं, कि अगर 100 रुपए आए हैं तो 41 रुपए सभी स्टेट्स में बांटने हैं। 41 रुपए किसी एक स्टेट को नहीं, सभी स्टेट्स में 41 रुपए बांटने हैं। दिस हैज बीन रिटेन्ड बाय द 16th फाइनेंस कमीशन फॉर द अवार्ड पीरियड, जो यहाँ पर अभी 2030-31 तक यही चलता रहेगा ऐसे ही। हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन क्या है कि अलग अलग स्टेट्स में किस किस बेसिस पे ये बांटा जाएगा। सबसे पहले देख लीजिए हाउ दैट 41% इज डिवाइडेड अमंग द इंडिविजुअल स्टेट्स। किसके ऊपर बेस्ड होता है? अब ये डिफरेंट चीजों के ऊपर बेस्ड होता है, पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड होता है, लाइक पॉपुलेशन है, एरिया है, इनकम डिस्टेंस है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी कितना है, उसके बेसिस पर इसमें डिफरेंसेस होते हैं। 16th फाइनेंस कमीशन हैज रिवाइज्ड द हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला टू इंक्लूड अ 10% वेट फॉर स्टेट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। उन्होंने बोला है कि अब स्टेट में ऊपर से तो पैसा 41 रुपए ही आएगा, अब यहाँ पर जो स्टेट्स में डिफरेंस क्रिएट करना है, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन कैसे करना है, तो उसमें 10% वेटेज दी गई है जीडीपी के कंट्रीब्यूशन। जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन आप जीडीपी को दोगे उतना ज्यादा आपको सेंटर से पैसा मिलेगा उस स्टेट को। सिंपल यही बात है, राइट? देन ग्रांट्स रिकमेंडेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर नॉन लैप्सेबल फंड्स, ये लैप्स नहीं होती हैं, मेंट टू सपोर्ट स्टेट फंक्शंस इंक्लूडिंग लोकल गवर्नमेंट्स बॉडीज में हेल्प करती हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अदर स्पेसिफाइड पर्पसेस में ग्रांट्स की यूज होता है। देन द सेंटर हैज सेट असाइड इतना इतना पैसा एज ग्रांट फॉलोइंग द कमीशंस रिकमेंडेशन, इतना इतना पैसा इन्होंने यहाँ पर साइड रखा है कि भाई अब स्टेट्स को देना है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये हमें ध्यान आना चाहिए कि अब फाइनेंस कमीशन की बात आ गई है तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा आर्टिकल नंबर होना चाहिए यहाँ पे, तो आर्टिकल नंबर इज 280, ये हमें पक्का से पता होना चाहिए। द फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब आप पढ़ते होगे, लक्ष्मीकांत पढ़ते होगे, पॉलिटी पढ़ते होगे, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल दी होती है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 इसको स्पेसिफाई करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 281 280 सब क्लोज 1। तो प्रेसिडेंट शेल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फाइनेंस कमीशन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यूं का यूं आर्टिकल लिखा हुआ है, इसके बीच में काफी सारी लैंग्वेज है, काफी सारी टेक्निकलिटीज हैं। अगर आपको ये फॉलो करना है तो आप यहाँ पे बेयर एक्ट को फॉलो कीजिए, अगर आपको आर्टिकल की पूरी लाइन पढ़नी है। यहाँ पर हम सिर्फ एक रिविजन पर्पज से कर रहे हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है उसको कौन बनाएगा, उसको प्रेसिडेंट बनाता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, और इसकी जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट, ये जो बन जाते हैं कमीशन, फिर ये प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। कॉम्पोजिशन कैसी होगी? एक चेयरपर्सन होगा, अदरवाइज उसके अलावा 4 अदर मेंबर्स होंगे। जो मेंबर्स हैं वो भी कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। एंड जब तक प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक ये चेयरपर्सन एंड जो यहाँ पर जितना भी कॉम्पोजिशन है ये सर्व करते हैं प्रेसिडेंट के प्लेजर तक। पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन व्हिच शैल बी रिक्विजिट फॉर द अपॉइंटमेंट एज मेंबर्स। तो यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, कौन मेंबर बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये यहाँ पर कौन डिसाइड कर सकता है? पार्लियामेंट डिसाइड करता है। देन ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ड्यूटीज क्या है, पावर्स क्या है? तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स रेवेन्यू जो अभी हम पढ़ के आए हैं, हॉरिजॉन्टल एंड द जो आपका वर्टिकल डेवोल्यूशन है वो कैसे होना चाहिए, वो कौन बता रहा है? यहाँ पे फाइनेंस कमीशन बता रहा है। वर्टिकल डेवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। ग्रांट्स इन एड, रिकमेंड प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 275, कि किस तरीके से, कौन से जो प्रिंसिपल है, किस सिद्धांतों के ऊपर बेस होकर आपने ये ग्रांट्स एंड एड देनी है स्टेट्स को। और अदर फिजिकल मैटर्स भी यहाँ पर हैं, जैसे कि ऑगमेंट स्टेट रेवेन्यू, स्टेट्स अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकती हैं। जितना स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आप लोकल बॉडीज को, जैसे कि पंचायत हैं, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उनको ज्यादा पैसा दे पाओगे आप। सिंपल है। कंडीशन फॉर द ग्रांट्स की, इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन फुलफिल करी तभी आपको सेंटर से ग्रांट मिल सकती है। फिजिकल कंसोलिडेशन नॉर्म्स, डिजास्टर रिस्क मिटिगेशन नॉर्म्स फॉर लोकल बॉडीज एंड म्युनिसिपल फाइनेंस, ये सब यहाँ पर फाइनेंस कमीशन के ड्यूटीज में, पावर्स में आते हैं। देन आर्टिकल 281 क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट, जब यहाँ पे फाइनेंस कमीशन जो यहाँ पर ये रिपोर्ट बनाती है पूरी, वो प्रेसिडेंट को सबमिट कर दी। अब प्रेसिडेंट क्या करता है, ये जो रिकमेंडेशन है फाइनेंस कमीशन की, इसको किसके सामने रखता है, इसको टेबल करता है किसके सामने? पार्लियामेंट के सामने, राइट, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यहाँ पर ये ले करता है। दिस इंश्योर्स पार्लियामेंट्री ओवरसाइट एंड ट्रांसपेरेंसी इन द फिस्कल फेडरल रिलेशन। तो इसमें ये दिखता है कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है कि कैसे हमें यहाँ पर जो फेडरल रिलेशंस है ये मेंटेन करने हैं। सो दीज वर ऑल द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर टुडेज डिस्कशन। Please like the video, share the channel, share the video and subscribe the channel.
इसकी आपको जो पीडीएफ है, अगर आपको ये चाहिए है, तो आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। रहा या जो आपका डिस्क्रिप्शन है, इसमें ये टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ पर आप जॉइन कर सकते हैं उस टेलीग्राम चैनल को, वहाँ से ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इफ यू वांट। बट आई वुड सजेस्ट कि आपने सुन लिया, थोड़ा बहुत आपने कहीं पर जहाँ पर आपने नोट्स बनाए होंगे, वहाँ पर ही उसको ऐड ऑन कर लो, बिकॉज़ एक ये आपका बहुत ज़्यादा जो मटेरियल है वो बढ़ता रहेगा। हमारा क्या है, हम तो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन सोर्सेज़ बढ़ाने से ज़्यादा आपका जो एनरिचमेंट है नॉलेज का वो होना चाहिए। एंड वो जो ऑलरेडी आपके बने हुए नोट्स हैं, उसमें हमेशा हम यहाँ पर रिकमेंड ही करते हैं, थोड़ा-सा स्पेस छोड़ देना चाहिए। स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल कर लो या एक ए4 शीट लगा दो बीच में, उसमें स्टार मार्क करके कि ये रीसेंट डेवलपमेंट है और डेट वहाँ पर लिख दो, ये डेवलपमेंट हुई है। क्योंकि बेसिक वाली जो चीज़ें हैं, ये तो आपके नोट्स में ऑलरेडी हैं। आपकी जो यहाँ से इंस्टीट्यूट की तरफ से जो बुक्स प्रोवाइड करवाई गई हैं, उसमें ऑलरेडी है। But still, if you want to refer to this PDF, you will be receiving this PDF in your Telegram group, right? So thank you and have a very nice day.